नमस्कार, वेलकम टू यू उत्तरादेव एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 में अगर डिस्कस करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुच्छेद 45 यानी आर्टिकल 45 में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो करने का काम है वो राज्य का होगा, ये कहा गया है। और आर्टिकल जो 45 है ये संविधान के भाग 4 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों में इंक्लूड है। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो एजुकेशन थी वो राज्य सूची में थी। इसके बाद राधाकृष्णन कमीशन और मुदालियर आयोग ने रिकमेंडेशन की कि जो एजुकेशन को समवर्ती सूची में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो जो राधाकृष्णन आयोग है यानी फर्स्ट विश्वविद्यालय आयोग था, 1948 में सेटअप हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और दूसरा जो आयोग था वो था मुदालियर आयोग, जो माध्यमिक एजुकेशन के लिए था और 1952 में सेटअप हुआ था। और इन दोनों आयोगों ने यानी राधाकृष्णन आयोग ने भी और मुदालियर आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। और जब इन आयोगों ने और डिमांड की कि एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए तो तब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में। और ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया ये 1976 में आया और इसमें राज्य सूची से 5 विषय हटाए गए और इन 5 विषयों में एक विषय था शिक्षा। और 1976 के बाद जो हमारी एजुकेशन है इसको समवर्ती सूची में डाला गया, यानी इस शिक्षा पर, एजुकेशन पर राज्य भी और केंद्र भी नियम कानून बनाए। और अगर और अन्य सब्जेक्ट्स की बात करें कि और क्या क्या सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो ये थी एजुकेशन, परिवार नियोजन, माप तौल और वन संपदा तथा वनस्पति, और लास्ट था एजुकेशन यानी शिक्षा। इसके बाद बात करेंगे दौलत सिंह कोठारी यानी कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो सेटअप हुआ 1964 में और 1966 में इसने भारत सरकार को रिपोर्ट दी। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य बनाया जाए और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की नीति लागू हो, यानी इंडिया में एनईपी लागू हो। और कोठारी आयोग के ही रिकमेंडेशन पर 1968 में भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी वो लागू हुई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। इससे पहले भी यानी कोठारी कमीशन ने ये बात की थी कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो और अनिवार्य हो। और इससे पहले भी 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो निःशुल्क होनी चाहिए। इसके बाद आरटी एक्ट है और आरटी एक्ट जो 2009 में आया और पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर एट दैट टाइम इट वाज स्टेट, बट ये अब यूटी बन गया है और 370 हटने के बाद वहाँ भी आरटी एक्ट लागू होता है। तो आरटी एक्ट में 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। सबसे पहले अगर आरटी की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, तो नॉर्वे ने सबसे पहले आरटी एक्ट को लागू किया था और भारत इस आरटी एक्ट को लागू करने वाला 35वें नंबर का, यानी 35वें नहीं है, 135वें नंबर का देश बना। नाउ आरटी को कानूनी अधिकार बनाने हेतु संविधान में भी संशोधन किया गया और आरटी को कानूनी अधिकार देने के लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जो 2002 में आया। आरटी एक्ट 2 रूपों में बना। फर्स्ट था कि बालक के लिए मूल अधिकार के रूप में, और ये मूल अधिकार के रूप में
अनुच्छेद 21A में है और बालकों के माता पिता के लिए एक कर्तव्य जोड़ा गया जो 11वां कर्तव्य था हमारे मौलिक कर्तव्यों में। नाउ इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो अनुच्छेद 21A है उसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये 21A जो है ये भाग 3 में है अनुच्छेद हमारे संविधान के, और आर्टिकल 51A में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों में कि माता पिता का भी मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। RT एक्ट 2009 की कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं, और ये रिकमेंडेशंस हैं जैसे विद्यालय प्रभावशाली होना चाहिए, विकलांग बच्चों के लिए ऊपर जाने के लिए रैंप्स होने चाहिए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए और पृथक शौचालय होने चाहिए यानी टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, खेल सामग्री होनी चाहिए, स्कूल भवन 4 दीवारी से युक्त हो, विद्यालय भवन सारे मौसम में ऑल वेदर में आसान पहुंच योग्य होने चाहिए, यानी चाहे कोई भी मौसम है हर मौसम में स्टूडेंट स्कूल आ सकें। स्टाफ रूम हो प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक कक्ष होने चाहिए, और प्रत्येक स्कूल में स्टोर रूम होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, और पुस्तकालय के साथ साथ स्कूलों में हेडमास्टर भी होना चाहिए। अगर RT एक्ट की बात करें तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पहले जब RT एक्ट बना था तो उस समय ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक आर्टिकल 370 के अंतर्गत एक उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब ये UT बन गया है, अब यहाँ भी RT एक्ट लागू है। लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थान जो हैं यहाँ पर ये RT एक्ट लागू नहीं होता है। नाउ 1 से 8वीं कक्षा तक लागू, जो RT एक्ट है 1 से 8वीं कक्षा तक लागू है, और सरकार तथा गैर सरकारी दोनों स्कूलों में लागू है, सरकारी में भी है और प्राइवेट में भी है। और ये लागू है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर दिव्यांग बालकों की बात आती है तो दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक लागू है, और नॉर्मल बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक लागू है। और जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी सारी की सारी फैसिलिटीज़ निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद है बजट। तो बजट जो है पहले 65% केंद्र सरकार देती थी और 35% राज्य का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट यानी राज्य का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट है इस RT एक्ट में कि कोई भी सरकारी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा और ना ही निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाएगा। फिर है कि कोई भी शिक्षक बालकों के सामने अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही बालकों को घूर कर देखेगा। नेक्स्ट है कि कोई भी बालक प्रवेश दिनांक से 6 माह में आता है तो ऐसे बालक को भी प्रवेश दिया जाएगा, यानी 6 माह तक भी प्रवेश दिया जा सकता है या दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है कि जो विद्यालय है ये बिना मान्यता के नहीं चलेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल हैं या निजी शिक्षण संस्थान हैं जैसे SC ST OBC बिलो पॉवर्टी लाइन और जनरल, इन सारे के लिए इन सभी के लिए जो 25% सीट्स होगी वो रिजर्व्ड होगी प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। और जैसे इनमें जो एडमिशन होगा वो लॉटरी के माध्यम से होगा, और जो एडमिशन होगा वो प्राइमरी कक्षाओं में होगा और छोटी कक्षाओं में एडमिशन दिया जाएगा। और अगर बेनिफिट की बात करें तो एक बार में एक बालक को सिर्फ एक बार ही लाभ मिलेगा, और जो बालक की फ़ीस होगी वो उस स्टेट की गवर्नमेंट भरेगी।
अब है टीचर के लिए कि टीचर की ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है। तो जनगणना कार्यों में, इलेक्शन में लग सकती है और आपदा राहत कार्यों में टीचर की ड्यूटी लग सकती है। फिर है कि प्रत्येक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी गठन करेगा, यानी ताकि विद्यालय का विकास समय पर हो और अच्छे से विद्यालय का विकास हो। इसके बाद आरटी में है कि कक्षा 1 से 5 तक 365 दिन स्कूल लगने चाहिए और स्कूल 200 दिन खोली जाएगी तथा 800 घंटे शिक्षण कार्य होगा। 1 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक है, 1 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक है, 31 से 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक और 91 टू 120 स्टूडेंट्स पे 4 टीचर्स और 121 टू 150 तक 4 टीचर्स होंगे और प्लस एक हेडमास्टर होगा। फिर है 150 से 180 छात्र संख्या पर 6 शिक्षक होंगे, 180 से 210 तक 7 शिक्षक होंगे और एक हेडमास्टर होंगे। और हेडमास्टर की अगर बात करें तो हेडमास्टर के लिए भी एवरीडे 4 क्लास लेना अनिवार्य होगा। अगर आरटी एक्ट के तहत अनुपात की बात करें तो ये कहा जाता है कि 1:30 का रेशियो होना चाहिए, यानी एक टीचर और 30 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर स्टूडेंट्स 200 से ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन में 1:40 भी चल सकता है, यानी एक टीचर और 40 स्टूडेंट्स। एक शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे कार्य करेगा और तब उसमें वो शिक्षण कार्य भी होंगे प्लस अन्य शैक्षिक संबंधी या शिक्षा से संबंधित कार्य होंगे। और एवरीडे लगभग 7.5 आवर तक प्रत्येक शिक्षक काम करेंगे और एवरी टीचर के लिए 30 मिनट्स पहले आएंगे और 30 मिनट बाद विद्यालय से जाएंगे। तो ऑल रिकमेंडेशंस आर इंक्लूडेड इन आरटी एक्ट 2009 जो पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। और आरटी 2009 में एक अध्यापक के ये दायित्व हैं कि विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करेगा। तो इट वाज ऑल अबाउट आरटी एक्ट 2009। थैंक यू वेरी मच।